हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। सबसे पहले आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं आशा करूंगा कि माँ सरस्वती आप सभी की मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करे। आप लोग मन लगा करके स्टडी करिए, डेफिनेटली सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुलक। जैसे कि आपको पता है, बहुलक से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए थे। तो केमिस्ट्री का एक बहुत ही ये अच्छा चैप्टर है बहुलक, जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, आप सभी को पता भी होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि बहुलक होता क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बहुलक, रसायन विज्ञान में बहुलक यानी कि इंग्लिश में इसको पॉलीमर कहते हैं, एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें बहुत ज़्यादा अणु होते हैं। यह सरल अणु जिन्हें मोनोमर कहा जाता है, सरल अणु को मोनोमर कहा जाता है, कि बहुत ज़्यादा इकाइयों के पॉलीमेराइजेशन से बनता है। यानी बहुत छोटे छोटे जो मोनोमर होंगे वो एक साथ जुड़ कर के, यानी जिसको पॉलीमेराइजेशन कहा जाता है, यानी जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। जुड़ करके तब जा कर के बहुलक बनता है। बहुलक में एक ही तरह के बहुत सारी आवर्ती संरचनात्मक इकाई यानी मोनोमर संयोजी बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि निम्न अणुभार वाले समान या फिर असमान छोटे अणुओं के संयोग से प्राप्त होने वाले उच्च अणुभार वाले यौगिक को बहुलक कहा जाता है, पॉलीमर कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं उदाहरण। तो उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे ये समझते हैं कि इथिलीन को जब उच्च ताप एवं उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो इसके अणु आपस में संयोग कर एक उच्च अणुभार वाला यौगिक बनाता है, जिसे हम लोग पॉलीथीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो इथिलीन का बहुलक है। देखिए यहाँ पे पॉलीथीन हो गया, नायलॉन 6, रबड़ तथा बेकेलाइट आदि बहुलक के उदाहरण माने जाते हैं। बहुलक शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों जैसे पॉली और मर से हुई है। पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है इकाई या फिर भाग। बहुलकों को उच्च आणविक द्रव्यमान युक्त बृहदाणु की तरह परिभाषित किया जाता है। ये प्राकृतिक या संश्लेषित उत्पत्ति के हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बहुलीकरण क्या होता है। तो देखिए, बहुलीकरण कार्बनिक रसायन में उस विधि को कहते हैं जिसमें यौगिक पदार्थ के दो या अधिक अणु मिलकर के एक दूसरा ऐसा अणु या फिर बहुलक बनाए जिनका प्रतिशत संगठन वही हो जो मूल पदार्थ एकलक यानी मोनोमर का था, तथा उसका अणुभार एकलक के अणुभार से बहुगुण हो, ज़्यादा हो जाता है। तो यही था आपका बहुलक और बहुलीकरण। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि बहुलकों को अलग अलग तरह से बांटा गया है। यानी बहुलकों को निम्न 3 प्रकार से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें हम लोग प्राकृतिक बहुलक देखते हैं, संश्लेषित बहुलक देखते हैं और अर्ध संश्लेषित बहुलक देखते हैं। तो प्राकृतिक संश्लेषित, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो ही रहा है कि प्राकृतिक आपका नेचुरल तरीके से संश्लेषित यानी कि हम लोग सिंथेटिक तरीके से बनाते हैं। और अर्ध का मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक में है लेकिन उसमें कुछ छेड़छाड़ करना पड़ेगा तब जा करके हमें कुछ बहुलक मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम कहते हैं कि प्राकृतिक बहुलक ऐसे बहुलक जो जंतु तथा पादपों में पाए जाते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं, जैसे प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, प्राकृतिक रबड़, ये सभी के सभी प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, प्राकृतिक रबड़। अब आता है संश्लेषित बहुलक। ऐसे बहुलक जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं अर्थात बनाए जाते हैं, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी, बेकेलाइट, संश्लेषित रबड़ आदि, ये सभी के सभी संश्लेषित बहुलक के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या है? तो अर्ध संश्लेषित बहुलक के रूप में हम ये समझेंगे कि ये प्राकृतिक बहुलकों में रासायनिक परिवर्तन करके, यानी प्राकृतिक बहुलक जो भी हैं उनमें रासायनिक परिवर्तन करके इन्हें अर्ध संश्लेषित बहुलक बनाया जाता है। यानी थोड़ा बहुत, अर्ध का मतलब आधा संश्लेषित हमने किया, आधा कृत्रिम तरीके से बनाया। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज तो आपका प्राकृतिक ही था लेकिन इसको बनाया गया, पूरा नाम क्या है? सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट। इस तरह को हम लोग अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है?
तो प्राकृतिक बहुलक में आपने क्या क्या देखा था? प्रोटीन, सेलुलोज, जो रबड़ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। जो प्राकृतिक रबड़ है वो किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन से बनता है। आइसोप्रीन से बनता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी होगा आइसोप्रीन। आगे अगला प्रश्न कि बेकेलाइट फिनॉल से, यानी बेकेलाइट जो है फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए बेकेलाइट जो है वो फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है, यानी फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को मिला करके बेकेलाइट बनाया जाता है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब ये थर्मोसेटिंग क्या होता है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हम उसको कहते हैं जिसे अगर हम एक बार कोई भी चीज़ बना दिया जाए, ढाल दिया जाए, तो फिर उसे नर्म नहीं किया जा सकता, नर्म करके किसी और चीज़ में नहीं ढाला जा सकता है, उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की प्रतिक्रिया से बनता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। इसका मतलब ये है कि इसे एक बार ढल जाने के बाद ठंडा होने पर यह सख्त हो जाता है और फिर दोबारा हम नरम नहीं कर सकते हैं, किसी और चीज़ में नहीं ढाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बेकेलाइट की खोज किसने की थी? तो बेकलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो कि बेल्जियम के थे। उन्होंने 1907 से 9 के बीच में इसकी खोज की थी। नायलॉन क्या है? नायलॉन किसका उदाहरण है? तो हम कहेंगे कि नायलॉन जो है एक प्रकार का पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि नायलॉन पॉलीएमाइड्स नाम के प्लास्टिक के समूह का एक हिस्सा है। नायलॉन एलिफैटिक यौगिकों पर आधारित कृत्रिम पॉलीमर का समूह होता है, यानी कि ये क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर है। तो यानी कि ये प्राकृतिक में नहीं होता, बनाना पड़ता। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने समझा कि यह एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री है। थर्मोप्लास्टिक सामग्री है जिसे रेसे, परतों और अन्य आकारों में ढाला जा सकता है, ठीक है। देखिए तो उसमें हमने क्या देखा था? बेकेलाइट जो था वो थर्मोसेटिंग था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जबकि ये क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को हम लोग चेंज कर सकते हैं, गर्म करके उनके आकार को हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नायलॉन एडिपिक, जो देखिए कभी कभी क्या होगा कि अगर पॉलीमाइड्स ना लिखें कि किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है कि नायलॉन जो होता है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायनामीन से बना होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस में क्या दिया जा रहा है, जिस तरह से दे उस तरह से आपको आंसर टिक करना है। निम्न में से कौन बहुलक जो है जंतुओं के लीवर में संग्रहित होता है? जंतुओं के लीवर में संग्रहित होता है वो कौन सा बहुलक है? तो ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, ग्लाइकोजेन, ठीक है, ग्लाइकोजेन करेक्ट होगा। यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ग्लाइकोजेन जानवरों के यकृत में संग्रहित रहने वाला एक बहुलक है। इसे हम लोग पशु स्टार्च भी कहते हैं। ग्लाइकोजेन एक होमोपॉलीसेकेराइड है। इसका इस्तेमाल ऊर्जा भंडारण के लिए किया जाता है। रासायनिक रूप से ग्लाइकोजेन स्टार्च से संबंधित है और ये एमाइलोपेक्टिन जैसा दिखता है, एमाइलोपेक्टिन जैसा दिखता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबड़ प्राप्त होता है? आइसोप्रीन जो होता है, आइसोप्रीन हम कह सकते हैं प्राकृतिक रबड़ का बहुलक होता है, जबकि नियोप्रीन जो है वो हमारा कृत्रिम रबड़ है, ये ध्यान रखिएगा। और नियोप्रीन रबड़ प्राप्त होता है हमारा क्लोरोप्रीन से। क्लोरोप्रीन यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से नियोप्रीन रबड़ प्राप्त होता है। नियोप्रीन सिंथेटिक रबड़ का एक परिवार है। इसे हम लोग पॉलीक्लोरोप्रीन रबड़ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? तो ये संघनन पॉलीमर है, ठीक है, संघनन पॉलीमर है। संघनन पॉलीमर के अंतर्गत पॉलिएस्टर, नायलॉन, बेकेलाइट ये सब आते हैं। अगला जो सवाल है एग्जाम्स में आया था, आपको पता होगा, कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा बनाया जाने वाला संश्लेषित बहुलक कौन सा है? कैप्रोलैक्टम, तो कैप्रोलैक्टम से नायलॉन 6, ठीक है, नायलॉन 6 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैप्रोलैक्टम से बनने वाला संश्लेषित बहुलक नायलॉन 6 होता है। कैप्रोलैक्टम एक रासायनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन शामिल है। इसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन या फिर फिनॉल का उपयोग करके बनाया जाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला पॉलीमर बताइए कौन सा है?
प्रकृति में पाया जाने वाला पॉलीमर कौन सा होगा? प्रोटीन देखे थे लेकिन ये नहीं होगा, प्रोटीन होगा तो नायलॉन नहीं होगा। स्टार्च और सेलुलोज यहाँ पे सही आंसर है। स्टार्च और सेलुलोज ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि ये प्रकृति में पाए जाने वाले बहुलक हैं। नायलॉन किसका उदाहरण है? अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। पॉलीएमाइड, ठीक है, पॉलीएमाइड ऑप्शन सी। ब्यूना एन और ब्यूना एस क्या है? ब्यूना एन और ब्यूना एस क्या है? ये सब क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के जो केमिस्ट्री उस 12th क्लास में देखने को मिलेगा। 12th क्लास के एनसीईआरटी के केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा ये सभी क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर यहाँ पे बन जाता प्राकृतिक संश्लेषित रबड़ होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ब्यूना एन और ब्यूना एस संश्लेषित रबड़ है। निम्न में से स्टार्च किसका बहुलक है? निम्न में से स्टार्च किसका बहुलक है? स्टार्च ग्लूकोज यहाँ पे करेक्ट होगा, ग्लूकोज का बहुलक ऑप्शन ए। बहुलक जो ना टूटने वाली कंक्रीट बनाने में काम आता है वह कौन सा है? बहुलक जो ना टूटने वाली कंक्रीट बनाने में काम आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मेलेमिन के नाम से जानते हैं, पॉलीमेलेमिन। यहाँ पे देखिए कि मेलेमिन और पॉलीमेलेमिन ये दोनों ही ऐसे बहुलक होते हैं जिनका इस्तेमाल न टूटने वाली कंक्रीट बनाने में हम लोग करते हैं, ठीक है। थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण कौन सा? थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में आपको पता चल चुका होगा। तो थर्मोसेटिंग हम यहाँ पे कहेंगे कि यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया तथा फॉर्मल्डिहाइड थर्मोसेटिंग बहुलक के उदाहरण होंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि थर्मोसेटिंग बहुलक के कुछ उदाहरण ये हैं, जैसे कि यूरिथे, पॉलीयूरिया, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, मेलेमिन, ये सभी थर्मोसेटिंग बहुलक के उदाहरण हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग पॉलीमर या फिर थर्मोसेटिंग रेजिन भी कहा जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बहुलक है जो कि गर्मी से अपरिवर्तित रूप से कठोर हो जाता है, यानी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार अगर ढल गया तो बस हो गया काम। टेफ्लॉन बनाने वाले बहुलीकरण किया जाता है। टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण किया जाता है किसका? तो टेफ्लॉन जो होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है, हाँ इथीन होता है, ऑप्शन बी होगा, टेट्राफ्लोरोइथीन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? फिनॉल का उपयोग जो है वो किसके उत्पादन में किया जाता है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग हम लोग किसके बनाने में? बेकेलाइट बनाने में करते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ का उदाहरण बताइए कौन सा है? तो प्राकृतिक रबड़ का उदाहरण हमने क्या देखा था? जो हमारा नियोप्रीन है वो क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से बनता है, यानी ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? वो कृत्रिम रबड़ होगा। जबकि आइसोप्रीन क्या होता है? प्राकृतिक रबड़ का वो बहुलक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त होता है, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लेक्सन। कभी कभी लेक्सन ना लिख करके लिखेगा पॉलीकार्बोनेट, तो वही होता है पॉलीकार्बोनेट, ठीक है, ऑप्शन बी लेक्सन। नेक्स्ट है कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटा अणु होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमर। स्टार्टिंग में बताया था ना, मोनोमर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, मोनोमर। नेक्स्ट है कि नमक तथा मोम के समान बहुलक का उदाहरण है। नमक तथा मोम के समान बहुलक का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? पॉलीविनाइड एसीटेट, पॉलीविनाइड एसीटेट, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर किया करिए ग्रुप्स में अपने फ्रेंड के पास। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक बताइए कि कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेल्यूलोज जो होता है वो कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को बहुलक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराए गए वो अच्छे से समझ में आया होगा। बहुलक क्या होता है, कैसे काम करता है, इनको हम कैसे याद रखेंगे, समझेंगे, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और आपके माइंड में कोई टॉपिक्स है तो आप नीचे टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।